Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू. Students, EVS में चैप्टर 5 की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है. चैप्टर 5 हमने प्रीवियस क्लास में रीड कर लिया था. आज स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हम बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे. उससे पहले एक बार हम लोग चैप्टर को रिवाइज करेंगे. ठीक है? तो क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में? वाटर फॉर लिविंग, कि हमारे जीवित रहने के लिए वाटर है वो हमारी बेसिक नीड है, जिसका हम कई काम में यूज करते हैं. ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए और भी अदर एक्टिविटीज में हम लोग वाटर का यूज करते हैं. फिर हमने देखा कि वाटर सोर्सेज, वाटर बॉडीज, पानी के स्रोत, जो जल है वो हमें मिलता कहाँ से है. तो हमने देखा कि मेन सोर्स जो है, प्रमुख स्रोत है पानी का, वो क्या है? रेन. बारिश से हमें सबसे ज्यादा पानी है वो मिलता है. और जब बारिश होती है उसी से हमारे जो नदियां हैं, तालाब हैं, जो झीलें हैं, जो झरने हैं, वो सभी, उन सभी में पानी कहाँ से मिलता है? इसी बारिश के पानी से ये सब भरते हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था स्नो फीड रिवर और रेन फीड रिवर. स्नो फीड क्या होती है? जो हिमालय की चोटियों पर, पहाड़ों की चोटियों पर जो बर्फ जमी हुई होती है वो पिघल कर नीचे नदी के रूप में आती है. और इसके हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां. इसके बाद रेनफीड रिवर. रेनफीड क्या होती है? वर्षा पे आधारित, जो बारिश पे डिपेंड करती है. जब बारिश होती है तभी उन नदियों में पानी आता है. और इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे कावेरी, कृष्णा और गोदावरी. इसके बाद हमने ओशियंस पढ़े थे. 5 ओशियंस के नेम हमने पढ़े थे. हमने देखा था डैम्स, रिजर्वेयर और कैनल्स. डैम्स हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? नदियों में फ्लूड नहीं आए, पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसके पानी को डैम बना के रोक लिया जाता है. और कैनल्स, नहरें बना के उनको गांवों और कस्बों तक उनको पहुंचाया जाता है, ताकि अच्छे से उस पानी का यूज हो सके, उसको खेती के लिए यूज में किया जा सके और अदर यूज भी है पानी के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिजली उत्पादित करने के लिए भी. फिर हमने देखा था कि जो रेन वाटर होता है, जो वाटर सोर्सेज, हमारे जो पानी के स्रोत हैं, उनमें जो पानी होता है वो हमें सीधे डायरेक्टली ही पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो अनप्योर होता है. उसमें कुछ जो जर्म्स होते हैं, कुछ गंदगी होती है, वो उसमें मिली हुई रहती है. इसलिए हमें इनको फिल्टर करके ही इस पानी को यूज में लेना चाहिए. इवोपरेशन और कंडेंसेशन हमने पढ़ा था. इवोपरेशन क्या होता है? पानी का भाप में बदलना. इसमें क्या होता है? इवोपरेशन में हमने देखा था कि जब हम पानी को बॉईल करेंगे, बॉईल होने के बाद में उसमें से जो पानी है वो कैसे भाप बनकर ऊपर उड़ता है. ये तो था इवोपरेशन. और इवोपरेशन होने से ही हमारे जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी सूखते हैं. नेक्स्ट हमने देखा था कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है? भाप का, जो पानी का गर्म होके जो भाप बने, उस भाप का वापस बूंदों में बदलना, मींस पानी में बदलना. और इसी को ही हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं. तो ये कंटिन्यूअसली, निरंतर रूप से हमारी अर्थ में चलता रहता है. जल चक्र, पानी का गर्म होना, गर्म होके उसका भाप बनकर ऊपर जाना, ऊपर से वहां पे ठंडा होके वापस बारिश के रूप में नीचे आना. तो ये चक्कर है वो चलता रहता है. इसी को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं. ठीक है? तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपको सभी को समझ में आया होगा. अगर अभी भी कहीं भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, तो वो मुझसे पूछ सकता है. अदरवाइज इस चैप्टर का बुक वर्क स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करें? यस स्टूडेंट्स, तो देखिए पेज नंबर 34. पेज नंबर 34, चैप्टर 5. टेक द राइट आंसर. हमें जो राइट ऑप्शन है उनको टिक करना है. नंबर फर्स्ट, आर्टिफिशियल लेक. आर्टिफिशियल, कृत्रिम झीलें जो मानव के द्वारा निर्मित होती हैं, इनको कहते हैं आर्टिफिशियल लेक. बिल्ड, बनाई जाती हैं. बिहाइंड मीन्स पीछे. डैम्स, बांध, टू कलेक्ट वाटर,
पानी इकट्ठा करने के लिए बांधों के पीछे बनाई हुई कृत्रिम झीलें, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे रिजर्वेयर्स। ठीक है, उनको क्या कहेंगे? रिवर नहीं कहेंगे, कैनल्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? रिजर्वर्स। तो यहाँ चैप्टर का बुकवर्क कंप्लीट करते हैं। नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट ऑप्शन में आएगा नंबर ए ऑप्शन, रिजर्वर्स। रिजर्वर्स को टिक कर लें। नंबर 2, मैम आप इसकी फोटो भी भेजोगे ना? यस बेटा, these are built across river to block or control the flow of water. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बनाई जाती है रिवर्स, नदियों पर? ब्लॉक टू कंट्रोल, उनके बहते पानी को रोकने के लिए, नदियों के बहते हुए पानी को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं? तो देखिए, डाइक्स, डैम या सॉल्ट पैंस। तो इसमें क्या आएगा? डैम्स। जो रिवर्स बहती है, नदियां बहती हैं, बहते हुई नदियों के पानी को इकट्ठा करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या बनाया जाते हैं? डैम्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। तो यहाँ नंबर बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, डैम्स। ठीक है, नदियों के बहते हुए पानी को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं? डैम बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, स्वीट। स्वीट मीन्स पसीना। स्वीट ड्रिप ड्राइज अप ड्यू टू। देखिए, स्वीट मीन्स पसीना, ड्राई मीन्स सूखना। हमारा जो पसीना है वो किस कारण से सूखता है? किस कारण से? तो स्टूडेंट्स, इवोप्रेशन। इवोप्रेशन के कारण क्या होता है? हमारी बॉडी से जो पसीना होता है वो हवा चलने से सूख जाता है। ठीक है, जो पसीना है वो भाप बनकर उड़ जाता है, इसीलिए हमारी बॉडी से पसीना है वो सूखता है। तो यहाँ नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे इवोप्रेशन। इवोप्रेशन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं। देखिए, ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर, सरफेस, सतह, इज कवर्ड विद वाटर। हमारी जो पृथ्वी की सतह है उस पे कितने एरिया पर क्या है? हमारी जो अर्थ है वो कितने वाटर से कवर्ड है, ढकी हुई है? तो ये हमने पीछे देखा था कि हमारी अर्थ पर कितने परसेंट पानी है? हमारी अर्थ है उसका 71% पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, पानी से ढका हुआ है। तो यहाँ हम नंबर 2 में, ए नंबर में लिखेंगे 71%। नंबर बी, रेन वाटर। रेन वाटर क्या है? बरसात का पानी। दैट सीप्स, सीप यानी रिसना, इनटू द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, इज नाउ एज वाटर। जो पानी, बरसात का पानी जमीन के अंदर रिस कर नीचे चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? अंडरग्राउंड वाटर। जब बरसात होती है तो बरसात का कुछ पानी हमारी जमीन है वो उसको सोख लेती है, मिट्टी है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, और वो पानी कहाँ चला जाता है? नीचे जमीन के अंदर जाके चट्टानों के ऊपर रुक जाता है। वो पानी कैसा पानी है? अंडरग्राउंड पानी, भूमिगत जल, जो नीचे जमीन के अंदर चला जाता है। तो यहाँ नंबर बी ऑप्शन में लिखेंगे अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड। नेक्स्ट देखिए,
नंबर सी, स्पीकर ऑफ रखे बेटा अपना। यस मैम। नेक्स्ट देखिए, स्नोफीड रिवर आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर। स्नोफीड रिवर कौन सी है? जिनके ऊपर क्या होता है, बर्फ जमी हुई रहती है, बर्फ के पिघलने से जो नदियां बनती हैं उनको क्या कहेंगे? स्नोफीड रिवर और पेरेनियल रिवर। यहाँ पेरेनियल लिखेंगे, नंबर सी ऑप्शन। पेरेनियल रिवर्स, ठीक है। 12 मासी नदी जो 12 मंथ्स बहती रहती है, क्योंकि बर्फ पिघलने से नदियों में पानी है वो निरंतर रूप से बहता ही रहता है, ठीक है। रेनफीड जो होती है वो तो बरसात के ऊपर ही डिपेंड करती है, जब बरसात आएगी तभी उन नदियों में पानी आता है। लेकिन जो पेरेनियल रिवर है, जो स्नोफीड रिवर है, उसमें बर्फ के पिघलने से उसमें 12 मंथ्स ही उसमें पानी है वो आता रहता है। तो ये है पेरेनियल रिवर्स। नेक्स्ट देखिए, नंबर डी, इसमें हमें बताने हैं आर एग्जाम्पल ऑफ रेनफीड रिवर। हमें रेनफीड रिवर के 2 एग्जाम्पल हमें बताने हैं जो बरसात के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब बरसात होती है तभी उन नदियों में पानी है वो आता है। तो यहाँ कावेरी, कृष्णा और गोदावरी हमें 3 एग्जाम्पल अपनी बुक में दिए हुए हैं। इनमें से हम लोग कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कावेरी एंड कृष्णा। इधर लिख रही हूं नंबर डी। कावेरी एंड कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3। मैम, यस, मैम मैंने यहाँ पर कृष्णा एंड गोदावरी लिखा है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी तीनों ही इसके एग्जाम्पल हैं रेनफीड रिवर के। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। यहाँ हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, इनके रीजन बताने हैं, कारण बताने हैं। तो नंबर ए क्वेश्चन देखिए, सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। सी वाटर जो समुद्र का पानी है वो हमारे पीने के लिए अनफिट क्यों है? क्या आप बता सकते हैं कि समुद्र का पानी अनफिट क्यों है? चैप्टर रीड करवाया तब मैंने आपको खूब बार ये बात बताई है। अब आप बताएं मुझे कि सी वाटर अनफिट क्यों है, हमारे पीने के लायक क्यों नहीं है वो? मैम, यस मैम क्योंकि वो सॉल्टी है, नमकीन है। वेरी गुड, क्योंकि वो कैसा है? सॉल्टी है, सॉल्टी। नमकीन पानी है, इसलिए उसको पीने में हम लोग यूज में नहीं ले सकते। तो इसका आंसर होगा सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज सॉल्टी। क्योंकि ये कैसा है? सॉल्टी है, खारा पानी है, नमकीन पानी है, इसलिए हम उसको पीने के काम में नहीं ले सकते। इसकी पिक मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको ब्लैक बोर्ड से लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनको समझ लीजिए कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट नंबर बी क्वेश्चन देखिए, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स कपड़े, ड्राई, ड्राई मीन्स सूखना, फास्टर व्हेन ड्राइड इन द सन। तो कपड़े हैं, अगर हम उन्हें धूप में सुखाने के लिए डालते हैं अरे तो खावला गोरे। सूखते हैं। हमारे कपड़े जब हम धूप में सुखाते हैं तो वो जल्दी क्यों सूखते हैं? बेटा अपना स्पीकर ऑफ रखे, हर्षित स्पीकर ऑफ रखे बेटा अपना। क्लोथ ड्राई फास्टर, कपड़े जल्दी सूखते हैं व्हेन, जब हम इनको धूप में सुखाते हैं। तो धूप में सुखाने से कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है? इवोपरेशन होता है, उनमें वाष्पीकरण होता है। सन से उनको हीट मिलती है और उस हीट से पानी के अंदर, कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है और हमारे कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। तो आंसर लिखेंगे इसका हम
क्लोथ्स ड्राई फास्टर, कपड़े जल्दी सूखते हैं। व्हेन ड्राइड इन द सन, जब हम उनको धूप में सुखाने के लिए डालते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, वो किस कारण से होता है? सन की हीट के कारण होता है, गर्मी के कारण होता है। इसलिए धूप से हमारे जो क्लोथ्स हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जो हमारे नेचुरल सोर्सेज है, प्राकृतिक जो स्रोत है पानी के, वो हमारे लिए अनफिट क्यों है? हम उनको पीने के लिए यूज में क्यों नहीं ले सकते हैं? यहाँ लिखा है क्यों, तो हम इसका आंसर लिखेंगे वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो पानी प्राकृतिक स्रोत में है, इज अनफिट, वो अनफिट है हमारे पीने के लिए, फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि दे आर पोल्यूटेड, क्योंकि वो कैसा है? प्रदूषित है, गंदा है। क्योंकि एक तो नदियां जब अपने साथ आती है तो वो अपने साथ बहुत सारा कीचड़, मिट्टी और भी आसपास का कचरा है वो बहा के ले आती है। और हम लोग भी जो वाटर सोर्सेज हैं उनको गंदा कर रहे हैं। फैक्ट्रीज का पानी जो गंदा निकलता है वो उसमें डाल देते हैं। हम लोग पानी के जो सोर्सेज हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनमें नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपने पशुओं को भी उसमें नहला लेते हैं। इसलिए जो वाटर सोर्सेज हैं वो गंदे होते जा रहे हैं, पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। जो भी वाटर सोर्सेज हैं इनकी हमें केयर करनी चाहिए। हम आंसर लिखेंगे बिकॉज दे आर पोल्यूटेड, क्योंकि ये कैसे हैं? प्रदूषित होते हैं, गंदे होते हैं, इसलिए हम इनको पीने के पानी के लिए काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। नंबर ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्नो फीड रिवर एंड रेन फीड रिवर? यहां हमें डिफरेंस बताने हैं। कौन कौन सी नदियों के? स्नो फीड के और रेन फीड के। स्नो फीड जो बर्फ के पिघलने से मेल्ट होके जो नदियां बहती हैं, और रेन फीड जिनमें बरसात का पानी आता है, वो रेन फीड रिवर्स होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे, और जैसे मैं आपको सेंड करूंगी टेबल बना के, वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में भी वो टेबल बना के ही करनी है। स्नो फीड रिवर, फर्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। When snow or ice melt in the high mountains, it flow down to form of river. देखिए, जब पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जो बर्फ है वो जमी हुई रहती है और वो मेल्ट होकर पिघलकर नीचे नदी के रूप में आती है, वो कैसी रिवर है? वो स्नो फीड रिवर है। नेक्स्ट, रेन फीड रिवर। रेन फीड क्या होती है? रिवर्स दैट कैरी ओनली रेन वाटर आर कॉल्ड रेन फीड रिवर्स। जिन नदियों में बरसात का पानी आता है उन्हें क्या कहते हैं? रेन फीड रिवर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 एग्जांपल देखिए स्नो फीड रिवर का। इसके स्नो फीड रिवर के एग्जांपल हम लिखेंगे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। और नेक्स्ट, रेन फीड रिवर के हमने एग्जांपल रीड कर लिए हैं, अभी भी फिलअप में भी हमने देखा है, कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी। ठीक है, ये इन दोनों रिवर्स के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मींस अंतर करना बिटवीन इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। हमें दोनों में डिफरेंस बताना है। इवोपरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, और कंडेंसेशन, संघनन क्या होता है। तो देखिए इसको भी हम एक टेबल के थ्रू ही समझेंगे। दोनों के लिए हम एक साइड इवोपरेशन लिखेंगे और एक साइड कंडेंसेशन, और लिखते हैं इसको, ऑन हीटिंग वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, चेंज इनटू वाटर वेपर, वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर, भाप में चेंज हो जाता है। मूव्स अप, दिस इज कॉल्ड इवोपरेशन। और जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इवोपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? ऑन कूलिंग वाटर, जब हम गर्म पानी को ठंडा करते हैं, जब पानी ठंडा हो जाता है तो क्या होता है? वाटर वेपर चेंज, वाटर वेपर जो पानी की भाप की बूंदें हैं वो वापस चेंज हो जाती हैं,
बैक टू ड्रॉप्स, किसमें, बूंदों में चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इसी को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सी, मेंशन द फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन। हमें यहाँ दो फैक्टर्स बताने हैं जिससे इवोपरेशन है उसकी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो कब है वो इवोपरेशन है वो फास्ट होता है, तेज होता है, तो उसके हमें दो फैक्टर्स बताने हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं नंबर 1, the rate of evaporation is increased when in is windy और sunny। जब क्या होता है, बहुत ही हवादार दिन हो या फिर बहुत ही धूप वाला दिन होता है, सनी डे होता है, तब जो इवोपरेशन है वो फास्टर होता है। एंड द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज मोर, और इसी से क्या होता है, हमारे जो क्लोथ्स हैं या इवोपरेशन है वो तेज होके क्लोथ सूख जाते हैं, हमारी बॉडी से जो पसीना आता है वो भी जल्दी से सूख जाता है। ठीक है, तो द रेट ऑफ इवोपरेशन, इवोपरेशन की जो रेट होती है, जो वैल्यू होती है, वो कब बढ़ती है, जब बहुत ही धूप वाला दिन होता है, सनी डे होता है, और बहुत ही हवादार दिन जब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर डी, डी क्वेश्चन देखिए, हाउ इज सॉल्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी वाटर, एक्सप्लेन ब्रीफली। यहाँ हमें बताना है कि जो सी वाटर है, समुद्र का जो पानी है, उसमें से सॉल्ट जो है वो कैसे तैयार किया जाता है, नमक कैसे निकाला जाता है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली, थोड़ा अच्छे से इसको समझेंगे, एक्सप्लेन करना है इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि क्या होता है, salt is also extracted from sea water using the process of evaporation। किसके प्रोसेस से, इवोपरेशन, वाष्पीकरण की प्रोसेस से नमक है वो निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, ये आपका आंसर है पेज नंबर 33 पे, आप इसको देख सकते हैं जहां से हमने सोल्ट निकाला था। डू यू नाउ, इसके नीचे वाला जो पैराग्राफ है वहां से स्टार्ट होता है पेज नंबर 33 पे। ठीक है, तो सोल्ट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सी वाटर, ये समुद्र के पानी से निकाला जाता है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। किसकी प्रोसेस से, इवोपरेशन की प्रोसेस से। आप अपनी बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 33 पे इसका आंसर है। डाइक्स आर मेड ऑन द शोर टू प्रिवेंट सी वाटर फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द सी। देखिए, जो बहता हुआ पानी है वो वापस समुद्र में ना मिल जाए, इसलिए उसके किनारों पे क्या बनाई जाती है, जैसे ये एक समुद्र है और इसमें यहाँ हमने क्या बना दिया है, डाइक्स बना दिए हैं और अलग अलग ये कॉलम बना दिए हैं ताकि इसमें पानी को रोका जा सके, पानी है वो आगे बह के यहाँ इधर ना जा सके, समुद्र में नहीं मिल जाए, इसलिए हमने क्या बनाई है, ये डाइक्स बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, These area with dikes are called salt pan, और इसी को हमने क्या कहा है, सॉल्ट पैन कहा है। यहाँ हमने नमक बनाने के लिए अलग अलग पैन बना लिए। अब इनमें क्या होगा, दिस वाटर, द वाटर इन दीज पैन्स ग्रेजुअली इवोपरेट लिविंग ए लेयर ऑफ सॉल्ट बिहाइंड। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसमें क्या होगा, जो सॉल्ट पैन में जो वाटर है वो क्या होगा, इवोपरेशन के कारण क्या होगा, भाप बनकर उड़ेगा और नीचे हमें क्या मिल जाएगी, एक नमक की लेयर, एक परत है वो नमक की नीचे बच जाएगी। ठीक है, तो ये डाइक्स जो बनाए इसमें पानी को हमने रोक लिया। अब इवोपरेशन जब होगा, सन की हीट से पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, हमारे पास नमक है वो बच जाएगा। This is the salt we eat after it is refined in factories। इस सॉल्ट का हम लोग कब यूज करते हैं, जब ये फैक्ट्रीज में जाता है प्योर होने के लिए, वहां ये रिफाइंड होता है, इसमें जो गंदगी होती है उसको अलग कर दिया जाता है और इसको प्योर करके हमारे लिए इनको
पैक किया जाता है और ये खाने के यूज में आता है। तो आपको समझ में आया कि नमक है वो कैसे निकाला जाता है। ये डाइक्स बनाई जाती हैं ताकि जो समुद्र का पानी है वो बहकर वापस इधर ना जा सके, और फिर इसमें इवोपरेशन के कारण क्या होता है, पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है और नीचे नमक की लेयर है वो हमें मिल जाती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द वाटर साइकिल। हमें वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करना है, जल चक्र। सपोर्ट योर आंसर विद ए डायग्राम। इसके लिए हमें एक डायग्राम भी बनाना है सपोर्ट सहारे के लिए, ताकि हम इस डायग्राम के थ्रू अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पेज नंबर 33 पे मिलेगा। पेज नंबर 33 लास्ट पैराग्राफ देखिए, वाटर इज सर्कुलेटेड कंटिन्यूअसली इन नेचर। हमारा जो पानी है वो नेचर में निरंतर रूप से घूमता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल। किसके थ्रू? जल चक्र के रूप में निरंतर पानी है वो घूमता रहता है। ड्यूरिंग दिस सर्कुलेशन इट कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। इस सर्कुलेशन के दौरान अपनी वो कई तरीके की फॉर्म, कई रूप में बदलता है। देखिए, वाटर इवोपरेट फ्रॉम रिवर्स। जो नदियों का पानी है वो इवोपरेट होगा, क्या बनेगा? वाटर वेपर में चेंज होगा, पानी है वो भाप बनकर उड़ेगा। लेक एंड अदर वाटर बॉडीज बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। और भी जो वाटर बॉडीज हैं उनमें भी सन की हीट के कारण पानी है वो गर्म होके ऊपर उठता है। सम ऑफ दीज वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एंड राइज इन द स्काई। वाटर वेपर में ये पानी चेंज होके कहाँ पहुंचता है? स्काई में चला जाता है। जो रिवर्स में, पॉन्ड में जो पानी होता है वो गर्म होगा, गर्म होके वो कहाँ जाएगा? ऊपर बादलों में जाएगा। As it goes higher, it meets clouds, air and condensates to from clouds. तो देखिए, वहां जाके ये ऊंचाई पे चला जाएगा और कहाँ किनसे मिलेगा? मीट मीन्स मिलना, क्लाउड्स बादलों से जाके मिल जाएगी ये जो वाटर वेपर्स है, और वहां से कंडेंसेट होकर वहां पे ठंडी होके क्या होंगी? बादलों में, इनमें एज मोर एंड मोर ड्रॉप्स जॉइन द क्लाउड्स। बादलों को और भी बूंदे जो हैं वो जुड़ती जाएंगी उसमें, और वहां पे ठंडी होके ये क्या होंगी? दे बिकम हैवी एंड ब्रस्ट। भारी हो जाने पर और ठंडी हो जाने पर ये ब्रस्ट हो जाएंगी, फूट जाएंगी। दिस वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स। और यही जो क्लाउड्स में से जो वाटर है वो रीच द ग्राउंड, वही वापस कहाँ आ जाएगा? ग्राउंड पे आ जाएगा। और किस रूप में आ जाएगा? बारिश के रूप में वापस हमारे ग्राउंड पे ये पानी है वो आ जाएगा। तो ये जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। और वो जो पानी है वो किस रूप में हमारी अर्थ पे आता है? वो देखिए, आयल ओलों के रूप में, स्नो हिमपात यानी जो बर्फबारी होती है, ओले गिरते हैं, बर्फ के साथ जो ओले आते हैं, इस रूप में जो नदियों जो पानी है वो बादलों से वापस नीचे आ जाता है और वापस हमारे वाटर बॉडीज में इकट्ठा हो जाता है, और वहां से वापस इवोपरेट होकर कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और वहां से ठंडा होके वापस है वो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। तो यही क्या है? वाटर साइकिल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हुआ। चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज यस। बोलो बेटा हर्षित। मैम इसके क्वेश्चन आंसर? हाँ, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। स्टूडेंट्स, हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग चैप्टर 1 और 2 दो चैप्टर रिवाइज करेंगे। चैप्टर 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग चैप्टर 1 और 2 को अच्छे से रीड करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करेंगे। तो कल की जो क्लास होगी हमारी वो चैप्टर 1 और 2 की हमारी रिवीजन क्लास होगी। ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम। ओके बेटा, बाय। बाय मैम।